तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। मेरे चैनल मेघा स्टडी सर्कल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी सीटेट 13 जनवरी 2023 जो अभी पेपर हुआ है उसके बारे में। उसमें क्या क्वेश्चन आए थे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आज के पोर्शन में मैं आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो है ईवीएस का और मैथ का पोर्शन जो है वो ज़्यादा लेकर आई हूँ, भरपूर लेकर आई हूँ। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन हैं इसके। ईवीएस का पोर्शन जो है हमें काफ़ी अलग देखने को मिला है। जो 11 तारीख का पेपर हुआ था, 12 तारीख का हुआ था, उसमें भी ईवीएस का पोर्शन काफ़ी अलग देखने को मिला था और वही हाल जो है इसमें भी है। तो ये सारे पेपरों को आप अच्छे से देखिए, ईवीएस का पोर्शन देखिए, तो इससे आपको आगे के पेपरों के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी आज का वीडियो। तो आज की वीडियो आप देखिए और मैथ के जो मैंने क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ आज की वीडियो में, उसे मैं विथ सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, विथ आंसर। बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम आप मतलब मैथ के जो क्वेश्चन बताती हैं उनके आंसर भी साथ में बताते हुए चलिए। तो उस चक्कर में मैं जो है आंसर भी आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये ईवीएस पार्ट से है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो देखिए 2 अक्टूबर 2014 में नई दिल्ली के राजघाट में इसका जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 2014 में, मई में, वो नई दिल्ली में। ओके, 2014 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मकसद ये था कि जो खुले में शौच करते हैं सब, उसको उस पर क्या है, रोक लगाना, उस पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है ना, इसका मकसद था खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाना और इसका उद्देश्य था कि उन लोगों के घर में शौचालय बनवाए जाए जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं है या फिर जिनके पास शौचालय नहीं है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हम समझ चुके हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, अमृता देवी वैष्णोई के बलिदान के लिए प्रसिद्ध खेजड़ी गांव कहाँ पर स्थित है? देखिए हम ये अच्छे से जानते हैं कि खेजड़ी गांव में खेजड़ी व्रत से संबंधित जो है आंदोलन हुआ था। तो अमृता देवी वैष्णोई का जो हुआ, उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो ये जो खेजड़ी गांव है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बच्चों ये स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के जोधपुर में जो है स्थित है। आगे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि राज्यों का वह समूह जिसने जिनके किसी एक किनारे पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन हमें मिला हुआ है बच्चों के द्वारा, लेकिन इसका जो है आंसर हमारे पास नहीं है। क्या क्या ऑप्शन इसमें पूछे गए थे वो ऑप्शन के हिसाब से रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी के जो हैं स्थित राज्य पूछे गए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए गुजरात और पटना की दिशाएं पूछी गई हैं। इसमें गुजरात और पटना की दिशाएं पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, दिशाएं जो हैं वो मोस्टली शिफ्ट में पूछी जा रही हैं, तो इसलिए आप जितना हो सके मैप को एक बार अच्छे से देख कर जाइए, समझ कर जाइए, रीड कर जाइए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार्य होगा? ये ठीक है, आहार्य ये होगा, आहार्य, आहार्य नहीं होगा, आहार्य। ठीक है ना, आहार्य रेशा प्रदान नहीं करता। तो देखिए साबुत अनाज, दाल, फल या दूध। देखिए आहार्य रेशा होता क्या है? आहार्य रेशा जो होता है वो हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं देता, लेकिन ये हमारे शरीर में एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। ठीक है ना, ये हमारे शरीर को अनिवार्य है, चाहिए ही चाहिए। ये इसका काम होता है कि ये जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उससे छुटकारा पाने में जो है हमारी मदद करता है। तो ये इनमें से कौन सा है जो आहार्य रेशा प्रदान नहीं करता? तो ये ऑप्शन है अपने, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दूध, मिल्क। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड को खालिस्तान श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 1, 2, 3, 4, कितनी श्रेणियों में इसको जो है वर्गीकृत किया गया है? तो इसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
पहली श्रेणी है हमारी संख्या पिरामिड, ठीक है, पिरामिड। दूसरी हमारी श्रेणी है जैव भार पिरामिड। कौन सी? जैव भार, ठीक है। तीसरी हमारी श्रेणी है ऊर्जा पिरामिड। कौन सी? ऊर्जा पिरामिड। तो ये कितनी श्रेणियां हो गई टोटल? 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में है, उत्तराखंड में है, या फिर काशी में है? तो देखिए, जो ये है इसका मतलब स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 में। कहाँ पर हुई थी? उत्तरकाशी के उत्तराखंड में। कहाँ पर हुई थी? उत्तरकाशी, उत्तराखंड, ठीक है ना। तो अगर उत्तरकाशी इसमें ऑप्शन दिया हो तो उसको टिक करिए, अगर उत्तराखंड दिया है तो उसको टिक करिए। तो कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में, ठीक है ना। ये जो है इसकी शुरुआत जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सम्मान के लिए हुई थी, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके सम्मान के लिए हुई थी, क्योंकि उनको पर्वतों का बहुत शौक था। वो पर्वतों के काफ़ी शौकीन थे। तो उन्हीं के सम्मान के लिए जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, अगर देखा जाए तो एशिया के जो सबसे बड़े सम्मानित जितने ही पर्वत हैं उनमें से एक ये है, ठीक है ना। एशिया के सम्मानितों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए ये बोल क्या रहा है। देखिए, एक बच्ची कहती है, मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र में है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड अधिक हो जाती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर के बने होते हैं और छतें समतल होती हैं। तो वो बच्ची कहाँ से आई है? ठीक है ना, ये हमें आंसर में बताना है। तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। वो बच्ची जम्मू कश्मीर से आई है, लद्दाख से आई है, उत्तर प्रदेश से आई है, या फिर हिमाचल प्रदेश से आई है। तो दोस्तों, वो बच्ची जो है वो हिमाचल प्रदेश से आई हुई है। ओके, हिमाचल प्रदेश में मनाली में आपने देखा होगा तो जो है वर्षा बहुत अधिक होती है मनाली में। और वहाँ पर क्या होता है कि जो घर होते हैं वो पत्थर के बने हुए होते हैं, छतें कैसी होती हैं? समतल होती हैं, ठीक है ना। तो वो बच्ची कहाँ से आई है? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, डोंगा एक प्रकार का घर है जो किन स्थानों पर पाया जाता है? डोंगा एक टाइप का घर है, ठीक है ना। ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, केरल में, या फिर पश्चिम बंगाल में, ये हमें बताना है। तो ये डोंगा जो एक प्रकार का घर है ये श्रीनगर में पाया जाता है। श्रीनगर में डल झील, झेलम झील के अंदर जो अलग अलग क्या नाम हाउस बोट होते हैं उसको बोलते हैं डोंगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये डोंगा के अंदर अलग अलग रूम बने हुए होते हैं और एक घर जैसा दिखता है ये, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है? श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। टीवीएस संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान हैं मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, या फिर एक और ऑप्शन है नीचे छुप गया है, या फिर पीसी जोशी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र सिंह, ठीक है ना। राजेंद्र सिंह जो हैं वो बी फॉर भारत, एस फॉर संघ, टीवीएस के जो हैं प्रधान हैं। मेधा पाटेकर की अगर हम बात करें तो मेधा पाटेकर जो हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक रह चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये तो नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे, ठीक है ना। और जो पीसी जोशी हैं
एक महासचिव हैं कम्युनिटी पार्टी के, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र सिंह। कौन होंगे? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह कौन है? संस्था के प्रधान। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए इसको अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र है। कक्षा 5 की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसमें गोलकुंडा किले का चित्र बना हुआ है, जिसमें 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी को दिखाता है। जो 1 सेंटीमीटर की ज़मीन को कितना बता रहा है कि 110 मीटर की दूरी दिखा रहा है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे की बीच की दूरी 14.2 है सेंटीमीटर है। ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच कम से कम कितनी दूरी होगी? बुक में दी हुई है 14.2 सेंटीमीटर, तो ज़मीन पर कितनी होगी? तो ज़मीन पे इसकी दूरी होगी दोस्तों 1.562 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है इसका, देख लीजिए आप अच्छे। देखिए हम मैथ के पोर्शन पे जो है आ गए हैं, ठीक है ना। तो हमारा मैथ का पोर्शन क्या बोल रहा है, देखिए हम पहला क्वेश्चन अपना पढ़ेंगे कि 26 को हाफ से विभाजित किया जाता है, फिर 30 जोड़ा जाता है, अंत में 35 घटाया जाता है, तो आंसर क्या है आएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पहले तो 26 को हमने जो है डिवाइड कर दिया हाफ से, ठीक है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि नीचे डिवाइड होता है तो ऊपर जाके ये इंटू में पहुंच जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? 26 इंटू 2 ऐसा हो जाएगा ना, ऊपर जाके इंटू में आ जाएगा ये। तो 26 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। तो अपना पहली चीज़ तो जो है सॉल्व हो गई, ठीक है ना। कितना आ गया? 52 अपना। अब ये क्या बोल रहे हैं कि फिर 30 जोड़ा जाता है, तो इसमें 30 जोड़ देंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि अंत में 35 घटाया जाता है, तो इसको घटा देंगे। अब चाहे पहले जोड़ लो चाहे घटा दो, इसका आंसर हो जाएगा अपना 47। कितना हो जाएगा? 47। ये ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 100, सिंपल सी बात है, हम सब जानते ही बात। अंतर बताना है इनका, ठीक है। अंतर मतलब माइनस कर दो, 9 का 9 में से बन गए तो 8, तो कितना हो गया? 899 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन जो है 13 तारीख के पेपर में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ पोर्शन में, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ये देखिए एक पैटर्न दिया हुआ है 11 × 3 = 12। ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये स्टार की जगह सब में स्क्वायर है, ओके। स्टार की जगह सब में स्क्वायर है। ये एक टाइप का पैटर्न है, ठीक है ना। तो देखिए पैटर्न में हम देख रहे हैं कि 11 यहाँ लिखा हुआ है, 12 यहाँ लिखा है, 13 यहाँ लिखा है, 15, 16, 17, ठीक है, 30, 31, 32, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है, जो ये बीच में संख्या लिखी है, यहाँ पर ये इससे 2 कम है, ठीक है ना, और यहाँ पर इससे 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर इससे 2, यहाँ पर क्या आएगा? 2 घटा देंगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से एक मतलब देखिए यहाँ पे 44 आ जाएगा। पहले रुकिए मैं ये थोड़ा हटा देती हूँ, साफ हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 44 × 46। अब देखिए 44, 11, 12, 13, ऐसी 44, 45, 46। समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 यहाँ पर आ जाएगा और 45 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आगे बढ़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए 35 लीटर प्लस 560 मिलीलीटर प्लस
875 मिलीलीटर। इन सबको क्या है, ऐड करना है और आंसर बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले ये लीटर मिलीलीटर को मिलीलीटर में ही चेंज करते हैं। 35, चलो उसको वैसे ही लिख लेते हैं, 560 मिलीलीटर। ठीक है, और मिलीलीटर में से मिलीलीटर घटा देंगे, सॉरी जोड़ लेंगे, क्योंकि ऐड करने के लिए बोला है। तो कितना हो जाएगा ये, 5 3 4, ये इसमें हो जाएगा तो 6 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 36 लीटर और 435 मिलीलीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि एक शंकु की, पार्क नहीं आएगा यहाँ पे, पार्श्व आएगा। क्या आएगा, पार्श्व। टाइपिंग में गलती हो गई होगी। पार्श्व कैसी दिखाई देती है, पार्श्व सतह आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, पार्श्व सतह कैसी दिखाई देती है। ठीक है, सर्कुलाकार दिखाई देती है, ट्रायंगुलकार दिखाई देती है, और स्क्वायर या फिर, ठीक है, से सतह। तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा, ये ट्रायंगल की तरह जो है दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगर किसी स्कूल में जो कक्षा लग रही है वो 9:15 से शुरू हो रही है, ठीक है ना, और लंच टाइम उसका कितना हो रहा है, लंच ब्रेक कितना है, 12:55 बजे होता है, तो कक्षाओं की कुल अवधि कितनी है, हमें ये बतानी है। तो 9:15 से लेके 12:55 तक कितने घंटे हो रहे हैं। तो देखिए 9:15 से लेके 10:15, 11:15 और 12:15, ये तो हो गए अपने 3 घंटे। ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे, तो ये कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। लेकिन 12:15 पे 3 घंटे हो रहे हैं, और कितना पूछा गया, 12:55 पे। तो 12:15 में और 12:55 में कितने का अंतर है, 40 मिनट का अंतर है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, 3 घंटे 40 मिनट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए पहले आप, कौन कौन सी होती हैं। 3, 5 होती है, 7 होती है, 11, 13, 17, 19 होती है, 23, 29, 31। सॉरी ये नहीं आएगा इसमें, ये मैंने 2 नहीं लिखा हुआ है, देखिए सॉरी गलती हो गई मुझसे। 2 तो जो है आवाज़ संख्या होती है। ठीक है ना, तो अपने कितनी हो गई आवाज़ संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई हैं अपनी। तो इसका आंसर, इन सबको ऐड कर लेना आप, जो आंसर हो उस पर टिक कर लेना। ये आई थिंक इसमें आंसर दिया, ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर आई थिंक 129 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 129 होगा, ये ऑप्शन सारे गलत हैं, शायद गलती से हो गया होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं। देखिए 51 से 100 के बीच अभाज्य युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, डी होगा ऑप्शन, वो ऑप्शन डी आंसर होगा इसका 2। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए पूछा गया है कि 4 5 7 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें और ये वाली संख्या जोड़ें जो आंसर आ जाए 9090। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले इसको और इसको ऐड कर लो आपस में। ठीक है ना, तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं, 4 5 7 9 में ऐड करते हैं अपन 3 8 9 5। ठीक है, तो हो जाएगा ये अपना 8474। ठीक है ना, अब इसमें कितना जोड़ेंगे जो ये आ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि इसमें से इसको माइनस कर लो। तो 90 में से माइनस कर लेते हैं
8474। आंसर अपना आ जाएगा 616। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना 616। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चल रहे हैं। वह सतह ये कुछ नहीं है जो सभी दिशाओं में अनिश्चित काल तक फैली रहती है। ठीक है ना, तो बिंदु नहीं, समतल, इसका करेक्ट आंसर होगा समतल। ठीक है ना, रेखा भी नहीं होगा और रेखाखंड तो एक छोटी सी लाइन रहती है, रेखा भी नहीं होगा, रेखाखंड भी नहीं होगा, समतल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए अच्छे से। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। 817 का प्रयोग करके इनमें से किसी एक संख्या का 2 बार यूज़ करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है और इनका अंतर बताना है। तो जो एग्ज़ाम में है वो या तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है एग्ज़ाम में, आधे बच्चे कह रहे हैं कि मैम सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, कुछ कह रहे हैं कि अंतर पूछा गया है। इसलिए मैंने ये तीनों ही चीज़ें जो है इस क्वेश्चन में रख ली हैं, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन आपको नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, इसे हम खुद सॉल्व करके बताएंगे, तो अगर तीनों में से कुछ भी आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व करके आ जाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या पहले अपन को बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए पहले इसमें से सबसे बड़ा अंक लेना पड़ेगा। तो कौन सा है? 8। इसको एक बार और लेना है क्योंकि इनने बोला है कि 2 बार एक संख्या का 2 बार उपयोग करना है, तो 8 को फिर ले लेते हैं। 8 से छोटा क्या है? 7, 7 ले लेते हैं, फिर क्या है? 1। तो ये अपनी बन गई सबसे बड़ी संख्या। अब बनानी है अपन को सबसे छोटी संख्या। सेम छोटी के लिए ऐसे ही करना है, पहले सबसे छोटा अंक लेना है, कौन सा है? 1, फिर लेना है 1, फिर लेना है 7, फिर लेना है 8। अब ये हो गई अपनी सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई अपनी सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना, अब इन दोनों को जो है आपस में माइनस करके लिख देना है आपको। तो इसमें माइनस करेंगे 8, 8, 7, 1 में से माइनस करेंगे 1, 1, 7, 8, तो अपना आ जाएगा आंसर 7, 6, 9, 3। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सोने के आभूषण का वजन, देखिए एक सोने का कोई आभूषण है, उसका वजन 7 ग्राम, 6 डेसीग्राम, 3 सेंटीग्राम, 8 मिलीग्राम है। तो ज्वेलरी में मोतियों का वजन कितना है? 3 डेसीग्राम, 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम। तो आभूषण में सोने का भार बताइए। ठीक है ना, देखिए इतना वजन तो मोती का ही है और ये टोटल आभूषण का वजन है। तो सिंपल सी बात है, इसमें से इसको माइनस अगर करते हैं तो जो है आभूषण का वजन, जो प्योर गोल्ड है उसका वजन जो है निकल के सामने आ जाएगा। तो आप इसमें से इसको माइनस कर कीजिए तो आंसर अपना आ जाएगा 7 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 2 सेंटीग्राम, 5 मिलीग्राम। ठीक है ना, ये इसका जो है आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हम आ गए CDP के पार्ट में। ठीक है ना, आकलन का उद्देश्य देखिए अभी अपने 11 तारीख के पेपर में ही पूछा गया है और 29 तारीख के भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना, और 9 तारीख के भी पेपर में आकलन का उद्देश्य पूछा गया है। तो आकलन का उद्देश्य होता है क्या? सीखने में वृद्धि। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि आकलन का उद्देश्य यानी बच्चों की जैसे कि कॉपी चेक करना, उनसे टेस्ट लेना, उनका आकलन करना क्यों किया जाता है जी? क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। ठीक है ना, सीखने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है अपना, कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? ठीक है ना, देखिए अगर बच्चा सीखना चाह रहा है तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो उसको सीखने में जो है बाधा डालेगी? अगर बच्चा चिंतित रहेगा तो वो नहीं सीख पाएगा अच्छे से, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये चिंता जो है उसके में बाधा डालेगी। उत्साह तो बाधा नहीं डालता, क्योंकि बच्चे में अगर उत्साह है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उत्साह है उसमें, तो वो सीख सकता है। तो ये तो नहीं होगा। खुशी रहेगा बच्चा तो भी सीख जाएगा, बच्चे में गर्व होगा तो भी सीख जाएगा बच्चा कि हाँ ये मुझे चीज़ करनी है, ऐसा वैसा उससे अंदर से गर्व होगा तो वो भी सीख जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिंता। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं अपने। नया स्कीमा बनाना, संशोधित करना या मौजूद स्कीमा में बदलाव करना, इसको अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूलन।
संतुलन नहीं बोलेंगे। ये अनुकूलन में आएगा। क्यों आएगा? देखिए, अगर ऑप्शन में आत्मसातीकरण या समायोजन दिया रहता तो उसमें आता ही अनुकूलन है। इसमें जो है एसिमुलेशन और आत्मसातीकरण बोलते हैं जिसको, आत्मसात भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आत्मसात, इसमें आत्मसात और समायोजन जो है दोनों आ जाते हैं, आत्मसात और समायोजन। तो बच्चा जो अपना स्कीमा होता है उसके अंदर पहले से उस स्कीमा में संशोधित करके जो न्यू स्कीमा बदलाव करता है उसको आत्मसात बोलते हैं, और उसको उसमें समायोजन करता है। तो आत्मसात और समायोजन दोनों किस में आ जाते हैं? अनुकूलन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पूर्व संख्या अवधारणा। ये पूर्व संख्या से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप जो है अच्छे से पढ़ के जाइए। इसका आंसर होगा मिलान करना, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले चीज़ें मिलाना सिखाते ही। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर लिख देते हैं कैट और इधर बना देते हैं डॉगी, ठीक है ना। डॉग बना देते हैं इधर, मुझे डॉग नहीं बनाना आ रहा है, आप लोग बना लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। इधर लिख देते हैं डॉग, इधर बना देते हैं कैट, ठीक है ना। और बच्चों को मैच करने के लिए बोलते हैं, तो बच्चे कैट को कैट से मैच करते हैं, डॉग को डॉग से मैच करते हैं। तो ये बच्चा जो है सबसे पहले स्कूल में मिलान सीखता है ना। ओके, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? तो देखिए, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट यानी सामाजिक परिवेश, या फिर ये सभी। तो बच्चे के संपूर्ण विकास के बारे में पूछा है। देखिए, संपूर्ण विकास की बात आ गई है, तो उसमें ये सभी जो हैं जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है सभी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कार्य क्यों करता है इंसान? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके कुछ ऑप्शन भी दिए होंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक को आप पढ़ के जाइए। मैथ की पेडागोजी से आया था, ठीक है। ये मैथ के 2 क्वेश्चन और हैं, इनको आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, इनके आंसर मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए मैंने जो है इनके ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिए हुए हैं। अब देखिए, मैं आपको टॉपिक वाइज बताती हूँ कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस, कोहलबर्ग और खालिस्तान ने दिया। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस, कोहलबर्ग ने और पियाजे ने दिया हुआ है। 2 लोगों ने जो है वो नैतिक विकास के अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है। सीडीपी के कुछ टॉपिक हैं। देखिए, पियाजे से क्वेश्चन बने हुए हैं, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आ रहे हैं, सोशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आ रहे हैं, अधिगम से क्वेश्चन बन रहे हैं, आईक्यू से बन रहे हैं, ग्रॉस मोटर से जो है क्वेश्चन बन रहा है। ग्रॉस मोटर से पहले भी एक आध क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ग्रॉस मोटर और सेंसरी मोटर जो है आप अच्छे से पढ़ के जाइए। प्राइमरी सोशलाइजेशन, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ये मैंने आपको अभी 12 तारीख के पेपर में बताया, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, उसमें ये दोनों ही आ जाते हैं। उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशलाइजेशन, वो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है ना। तो कितने एजेंट होते हैं उसमें? दो एजेंट होते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो होता है उसमें फैमिली आती है, और सेकेंडरी में आता है अपना स्कूल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इससे बहुत बन रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, तो जो है आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए, समझ के जाइए। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल वाला, ये तो प्रधानाचार्य वाला हो गया। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ओके। विकास के सिद्धांत पूछे जा रहे हैं। देखिए, NEP 2020 से क्वेश्चन बना हुआ है, NCF से क्वेश्चन, ये तो ये समझ लो हर पेपर में ही आ रहे हैं। जेंडर से क्वेश्चन बना हुआ है, स्कीनर से, चॉम्स्की से संस्कृत में क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि संस्कृत में ही स्कीनर और चॉम्स्की का पहले भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। स्कीमा से क्वेश्चन बना हुआ है। ये EVS क्यों आ गया इधर? स्कीमा से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। EVS इधर आएगा। अब EVS पोर्शन के जो और क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। हाथी से क्वेश्चन आया है, असम की भाषा पूछी हुई है, थीम पूछी गई हैं,
राजस्थान का डांस पूछा गया है। बछेंद्री पाल के बारे में क्वेश्चन आए हैं। पेट्रोलियम से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना, पेट्रोलियम से क्वेश्चन बना हुआ है। माउंटेन पर ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं। महाराष्ट्र की डिश जो बैगन से बनती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है, ये सब चीज़ें रिपीटेड हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको जो मैं दोबारा से इनके आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ, कोई वीडियो काफ़ी बड़ा चला जाएगा। ओके, तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। 12 तारीख का पेपर, 11 तारीख का पेपर, 9 तारीख का पेपर, इन सब के आंसर जो है आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अंडे कौन देता है, बच्चे कौन देता है। मिजोरम में बोले जाने वाली भाषा और अन्य भाषा, मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है उसको मिजो बोलते हैं। ओके, मैप से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। अरब सागर से जुड़ी भारतीय राज्य, अरब सागर से जो जुड़े हुए भारतीय राज्य। दिल्ली, जयपुर और राजस्थान की दिशा, और गुजरात और पटना की दिशा मैंने आपको ऊपर बताई थी। पंछी के बारे में सवाल पूछा गया है, जैसे कि पंछी के बाल झड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं। जो पंछी के कानों के पास जो कोमल कोमल स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और निपुण का फुल फॉर्म, निपुण का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि ये पेपर में पूछा जा रहा है, ये आज के भी पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में जो है आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा नहीं है, देखिए आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म होता है। और ये जो है 13 तारीख का मतलब पेपर हुआ है, तो मैं काफ़ी क्वेश्चन, इसमें काफ़ी क्वेश्चन मटेरियल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो पेपर में पूछे गए थे। तो अब आपका पेपर आई थिंक 17 तारीख को होगा, तो ठीक है। तो इसलिए आप जो है मेरी और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, उसमें जितने भी सीटेट के पेपर हो रहे हैं मैं सारी वीडियो जो है अपनी प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट खोलकर देखिए, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आप जल्दी जल्दी उन वीडियोज़ को देखिए और लेवल देखिए पेपर का कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको टाइम मिला है अपने एग्ज़ाम के लिए, किसी किसी के हो चुके हैं, किसी किसी बच्चों के, किसी किसी के होने वाले हैं। तो जिनके अभी हुए नहीं हैं और काफ़ी टाइम है उनके पास पढ़ने के लिए, जैसे कि अभी 17 तारीख को है, तो 2-3 दिन आपको बीच में आराम से मिल रहे हैं। तो उसमें जो है जैसा कि मैंने वीडियो में बोला है कि न्यू चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है, पुरानी चीज़ ही आप अपने अच्छे से तैयार कीजिए। और अगर आप कुछ न्यू पढ़ना चाहते हैं, एक झलक देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को जो देखिए, क्योंकि ईवीएस का पोर्शन जो है वो वहीं से ज़्यादा उठाए जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 1 to 6 की आप बुक्स देख सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।